कहानी की शुरुआत भविष्य के उस दौर में होती है जब इंसानों जैसे दिखने वाले चतुर रोबोट तैयार कर लिए गए थे। इन मशीनों को एंड्रॉइड्स कहा जाता था। इनका काम बड़ा साधारण था। घर के सारे काम निपटाना और इंसानों की सहायता करना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर किसी को भनक नहीं थी कि जल्द ही सारा खेल बिगड़ने वाला है। इसके बाद हम जॉर्जिया नाम की एक जवान लड़की से मिलते हैं, जो उस दिन क्रिसमस की शाम मना रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी खबर मिलती है। वो बाथरूम में जाकर कई टेस्ट करती है और तब पता चलता है कि वो गर्भवती है। जॉर्जिया ने तुरंत अपने प्रेमी सैम को यह बात बता दी। उन दोनों ने कभी बच्चे की कोई योजना नहीं बनाई थी, मगर सैम ने उससे वादा किया कि वो उसका और आने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखेगा। उसने जॉर्जिया से यह भी कहा कि वो उसके साथ रहने आ जाए, ताकि दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश कर सकें। मगर जॉर्जिया को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो मां बनना भी चाहती है या नहीं। इतना ही नहीं, वो सैम के बारे में भी पक्का नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी बितानी है या नहीं। इसी उलझन के बीच अचानक जॉर्जिया के माँ बाप घर आ गए। हालात ऐसे थे कि जॉर्जिया ने तय किया कि फिलहाल वो गर्भवती होने की बात को छुपाए रखेगी। जब उसके माता पिता घर पर ही क्रिसमस मना रहे थे, तब जॉर्जिया और सैम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती करने बाहर निकल गए। मगर घर से निकलने से पहले एक अजीब सी घटना घटी। घर के नौकर एंड्रॉय इलाय ने अलग अंदाज में कहा, अपना ध्यान रखना। ये बात सैम को थोड़ी अटपटी लगी, मगर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी में पहुंच गए। जॉर्जिया गर्भावस्था की टेंशन भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर सैम अब भी उस बात को लेकर गंभीर और चिंतित था। उसने जॉर्जिया को शराब पीने से भी रोका, मगर यह बात जॉर्जिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और गुस्से में वो सैम से दूर हो गई। पूरी रात उसने उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी। तभी जॉर्जिया की एक सहेली उसके पास आई, ये पूछने कि सब ठीक है या नहीं। मगर उनकी बात ही चल रही थी कि अचानक पूरे घर में एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। उसी पल सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खलल पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर में कुछ अनहोनी हो रही हो। और तभी पार्टी में मौजूद एक एंड्रॉयड अचानक अपना काबू खो बैठा। उसने बिना कोई इशारा दिए अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने तुरंत सुरक्षा कोड डालकर उसकी प्रोग्रामिंग बंद करने की कोशिश की। मगर हैरानी की बात यह थी कि एंड्रॉयड ने उसकी एक न मानी। अब सैम ने तुरंत जॉर्जिया को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर एंड्रॉयड ने उसका रास्ता रोक दिया और सीधा सैम पर हमला करने लगा। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर रोबोट उसे जमीन पर पटक कर उसका गला दबाने लगा। अब जॉर्जिया अपने प्रेमी को बचाने के लिए दौड़ी, मगर एंड्रॉयड ने उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। अब रोबोट सैम को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने बेसबॉल का बल्ला उठाकर पीछे से एंड्रॉयड पर हमला कर दिया। इस जोरदार वॉर से एंड्रॉयड को गहरी चोट आई, जिसके बाद उसकी गर्दन से एक अजीब सा ग्रे तरल बहने लगा। अब एंड्रॉयड बेकार हो चुका था, मगर असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कुछ ही पलों बाद जॉर्जिया और बाकी लोगों को बाहर से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दी। जब सब लोग घर से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। हर तरफ एंड्रॉइड्स घर तोड़ रहे थे और अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमयी आवाज ने एंड्रॉइड्स की प्रोग्रामिंग बदल दी थी और अब दुनिया भर में रोबोट इंसानों के खिलाफ हो गए थे। इस भयानक घटना के 9 महीने बाद हम देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम जंगल के बीच छुपे हुए हैं। जॉर्जिया अब कभी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे और हर वक्त कोशिश करते थे कि एंड्रॉइड्स का ध्यान उन पर ना पड़े। असल में वे दोनों बॉस्टन जाने के रास्ते पर थे। बॉस्टन उन चंद शहरों में से था जो एंड्रॉइड अटैक के बाद भी बच गए थे, मगर उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी था। अपने सफर पर एक दिन जॉर्जिया और सैम को रास्ते में एक फौजी चौकी नजर आई। जैसे ही वे उस चौकी के पास पहुंचे, सैनिकों ने तुरंत उन्हें रोक लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा। इस खतरनाक दुनिया में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। फौजियों ने दोनों को ध्यान से जांचा, ताकि ये साबित हो सके कि वे इंसान हैं। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि दोनों इंसान हैं, तब जाकर उन्हें चौकी के अंदर आने दिया गया। फिर जॉर्जिया को तुरंत अस्पताल वाले हिस्से में भेज दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और बताया कि बच्चा किसी भी समय पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने जॉर्जिया से कहा कि वो यहीं रुक जाए, क्योंकि बच्चे का जन्म चौकी में आराम से हो सकता है। मगर जॉर्जिया ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा कि उसे हर हाल में बॉस्टन पहुंचना है, क्योंकि वहां एक जहाज है जो कई परिवारों को लेकर एशिया की तरफ रवाना होगा। खबरों के मुताबिक दक्षिण को रात को सैम कुछ फौजियों से बात करने निकला कि क्या कोई उन्हें बॉस्टन तक ले जा सकता है। मगर वहां जाकर सैम ने एक अजीब और भयानक दृश्य देखा। सारे सैनिक आग के सामने खड़े थे और वे कुछ रस्म जैसा कर रहे थे। इस रस्म में फौजियों के शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान बनाया जा रहा था, जैसे वे खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहे हों। मगर सैम ने बीच में आते हुए एक सैनिक से कहा कि क्या वो उन्हें बॉस्टन तक पहुंचा सकता है। तब एक सैनिक ने उसे चुनौती दी। उसने कहा कि बॉस्टन तो नहीं, मगर अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दो तो मैं तुम्हें पास के कस्बे तक छोड़ दूंगा। शुरू में तो सैम ने इस चुनौती से इनकार कर दिया, मगर फिर उसने जॉर्जिया और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा और लड़ने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह जॉर्जिया को फौजी चौकी के कमांडर के पास ले गए। वहां का नजारा देखकर जॉर्जिया हक्की बक्की रह गई। उसने देखा कि सैम को कैद करके रखा गया था। उनकी उस लड़ाई के दौरान सैम ने सैनिक को इतना जोरदार मुक्का मारा कि वो लगभग अंधा हो गया था। इस वजह से चौकी कमांडर काफी गुस्से में था। उसने तुरंत फैसला किया कि सैम और जॉर्जिया दोनों को चौकी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। अब उन्हें सिर्फ 2 मिनट देते हुए चेतावनी दी गई कि अगर उस समय के अंदर वे चौकी से नहीं निकले तो सैनिक उन्हें दुश्मन समझकर हमला कर देंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए सैम और जॉर्जिया ने जल्दी से अपना सामान उठाया और मजबूरन फौजी चौकी छोड़ दी। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका आने वाला सफर इतना खतरनाक होगा। चौकी छोड़ने से पहले डॉक्टर ने उन दोनों की आखिरी बार मदद की। उसने उन्हें रुई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ जरूरी दवाई पट्टी दी। साथ ही उसने जॉर्जिया को यह भी सिखाया कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके पेट से जुड़ी नाल कैसे काटनी है। जॉर्जिया ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो सैम के साथ वहां से निकल गई। सैम ने जाने से पहले सैनिकों से अपनी बंदूक और धारदार हथियार वापस ले लिए। मगर जॉर्जिया अभी भी नाराज थी कि तुम करना क्या चाहते थे। अब दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से तेज गरजने वाली बिजली की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोनों ने जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की जहां वे पनाह ले सकें। बड़ी मुश्किल से एक लंबी और थकान भरी रात गुजारने के बाद उन्हें खेत के पास एक छोटा सा घर नजर आया। सैम पहले अंदर गया ताकि देख सके कि यह जगह सुरक्षित है या नहीं। किस्मत से घर बिल्कुल खाली और सुनसान था। वहां कोई नहीं रहता था। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे रात वहीं गुजारेंगे। दोनों ने मिलकर घर को थोड़ा साफ किया ताकि वे आराम से सो सकें। फिर सैम एक बेडरूम में गया ताकि वहां से गद्दा ला सके और वहीं उसे एक पुराना पोलोरॉइड कैमरा मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि कैमरा अभी भी काम कर रहा था। गलती से सैम ने अपनी ही एक तस्वीर खींच ली और तब पता चला कि कैमरे में सिर्फ एक आखिरी फोटो बाकी है। तब सैम ने फैसला किया कि वो कैमरा संभाल कर रखेगा। उसने सोचा कि जब बच्चा पैदा होगा तब वो एक आखिरी तस्वीर लेकर अपने छोटे से परिवार की तस्वीर लेंगे। जॉर्जिया को सैम की ये बात बहुत पसंद आई। तब उसने सैम से गुस्सा करने के लिए माफी भी मांगी। इस पर सैम ने सिर्फ इतना कहा कि वो कोई भी काम यही सोचकर करता है कि तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित रहो। फिर रात को दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर जॉर्जिया अपनी गर्भावस्था को लेकर काफी चिंता में थी। उसने अपने बैकपैक से एक किताब निकाली जिसमें बच्चे के जन्म के बारे में निर्देश दिए गए थे। जॉर्जिया ने सैम से कहा कि शायद ये ज्यादा सही होगा अगर वो बच्चे के पैदा होने तक इसी घर में रुक जाए, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी खतरनाक जगह पर डिलीवरी हो गई तो मामला बहुत मुश्किल हो सकता है। मगर सैम इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उसका मानना था कि बॉस्टन पहुंचने से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तब दोनों ने फैसला किया कि इस बात पर वे बाद में बात करेंगे। फिलहाल वे सो गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जॉर्जिया बाहर कुछ आवाज सुनकर जाग गई। वहां उसने सैम को देखा जो गैराज में मिली एक मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा था। जॉर्जिया ने कहा कि बाइक पर जाना बहुत खतरनाक है। एक तो इससे गिरकर चोट लग सकती है, दूसरा इसकी आवाज एंड्रॉइड्स का ध्यान खींचेगी। मगर सैम का प्लान कुछ और ही था। उसने कहा कि बच्चे के पैदा होने से पहले हर हाल में बॉस्टन पहुंचना है। इसलिए वो चाहता था कि नो मैन्स लैंड को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार। जॉर्जिया को यह सोच कुछ ज्यादा सही नहीं लगी।
मगर हालात को देखते हुए उसने मजबूरन हाँ कर दी और आगे के सफर के लिए अपना सामान पैक करने चली गई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सैम को गैराज में कुछ सुरक्षा हेलमेट भी मिल गए। उसने अपनी बंदूक जॉर्जिया को दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कर सके। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जंगल के बीच फुल स्पीड में निकल पड़े। खतरनाक रास्ते के बावजूद सैम खुश था। काफी समय बाद उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो एंड्रॉइड्स ने कभी हमला किया ही ना हो, बिल्कुल उस दुनिया की तरह जो एंड्रॉइड्स की थी। जॉर्जिया भी काफी हद तक वैसा ही महसूस कर रही थी। मगर तभी जंगल के बीच में अचानक उसे लगा कि कोई परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी हो। एक बार को उसे लगा कि शायद ये वहम होगा और दोनों अपने रास्ते पर चलते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आगे चलकर एक नदी के पास रुकने का फैसला किया। जब सैम मोटरसाइकिल को थोड़ा और ठीक कर रहा था, तब जॉर्जिया पास बैठकर अपने होने वाले बच्चे के लिए लोरी गाने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत लग रहा था, मगर तभी उसे पास से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया ने तुरंत मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे एक रहस्यमयी परछाई उन्हें देख रही थी। वो तुरंत समझ गई कि शायद वो एक एंड्रॉइड है और डर के मारे उसने सैम को तुरंत वहां से भागने के लिए आवाज लगाई। सैम ने बिना एक भी पल गवाए मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बाइक अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो एंड्रॉइड तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही इंजन चालू हुआ, वे तुरंत फुल स्पीड में वहां से निकल गए और साथ ही वो एंड्रॉइड भी उनके पीछे दौड़ने लगा। जॉर्जिया और सैम पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर भाग सकें, मगर कुछ ही देर में और भी एंड्रॉइड सामने आ गए। उन्होंने सड़क पर उन्हें घेरने की कोशिश शुरू कर दी। हालात और भी बिगड़ गए जब एंड्रॉइड्स ने 2 ड्रोन हवा में उड़ा दिए। ये ड्रोन सैम और जॉर्जिया का पीछा कर रहे थे और उनकी सही लोकेशन बाकी रोबोट्स को भेज रहे थे। अब जॉर्जिया ने तुरंत सैम की बंदूक निकाली और पीछे से आ रहे एक एंड्रॉइड पर निशाना लगाने की कोशिश की। जैसे ही जॉर्जिया को साफ निशाना मिला, उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा एंड्रॉइड के सिर में जाकर लगी। मगर अब भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। ड्रोन अभी भी बिना रुके उनका पीछा कर रहे थे। सैम को अब समझ आ गया था कि एंड्रॉइड्स इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने बाइक रोक दी और जॉर्जिया से कहा कि वो तुरंत जंगल की तरफ भाग जाए, जब तक वो एंड्रॉइड्स को किसी और दिशा में भटका देगा। इस पर जॉर्जिया ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो सैम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मगर सैम ने बिना उसकी बात सुने उसके हाथ से बंदूक वापस ले ली और मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया। अब जॉर्जिया मजबूरन वहां से एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ नीचे उतरने लगी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को उसके वहां होने की भनक न लगे। तभी उसे किसी के टहनी पर पैर रखने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से आगे बढ़ी और तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आ गया। पहली नजर में तो वो आदमी इंसान ही लग रहा था। उसने जॉर्जिया से कहा कि वो उसके साथ चले। उसके पास एक छुपने की जगह है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड्स ने उसे यहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉर्जिया सैम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर अब उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था, इसलिए मजबूरन वो उस आदमी के साथ चल पड़ी। फिर वो आदमी उसे जंगल के अंदर ले गया, जहां एक ट्रक को छुपा कर रखा गया था। ट्रक के अंदर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम आर्थर है और बीते समय में वो एक एआई प्रोग्रामर हुआ करता था, जिसने एंड्रॉइड्स को बनाने में मदद की थी। आर्थर को अब अपने काम का बहुत पछतावा था। उसने कहा कि हम इंसानों ने खुद को भगवान के बराबर समझ लिया, उसी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक। आर्थर के हिसाब से अब तो जिंदा रहने का एक ही तरीका है, छुप कर रहो इन एंड्रॉइड से। फिर उसने जॉर्जिया के लिए वहां सोने की जगह बना दी। फिर कुछ घंटे बाद जॉर्जिया अचानक से जाग गई। उसे जोरदार दर्द महसूस होने लगा और तब उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। अब आर्थर ने जैसे ही जॉर्जिया की हालत देखी, उसने तुरंत कहा कि वो उसे बॉस्टन तक ले जा सकता है। उसने जॉर्जिया को एक खास सूट दिखाया जो उसने खुद बनाया था, जो एक छुपने वाले तरीके पर काम करता था। इस सूट की मदद से एंड्रॉइड्स के बीच से बिना उन्हें दिखाई दिए गुजरा जा सकता है, मगर फिर भी अगर ज्यादा आवाज होगी तो एंड्रॉइड्स उनका पता लगा सकते हैं। जॉर्जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसने कहा कि उसे सबसे पहले अपने प्रेमी सैम को बचाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स ने उसे पकड़ लिया है। जॉर्जिया की जिद देखकर आर्थर मान गया। उसने कहा कि वो उसे एंड्रॉइड्स के अड्डे तक ले चलेगा। फिर दोनों जंगल के रास्ते वहां के लिए निकल पड़े।
कुछ ही देर बाद उन्हें एक बहुत बड़ा घर नजर आया, जहां से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। अब आर्थर ने जॉर्जिया को अपना कैमोफ्लाज सूट दिया ताकि वो सैम को पहना सके। इसके बाद आर्थर वहां से चला गया और जॉर्जिया ने सूट एक्टिवेट कर दिया। सूट के एक्टिव होते ही वो एंड्रॉइड्स के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे वो घर के दरवाजे तक पहुंची, जहां उसका सामना एक डरावने से चेहरे वाले एंड्रॉइड से हुआ। मगर जैसा आर्थर ने बताया था, सूट की वजह से एंड्रॉइड उसे देख नहीं पा रहा था और जॉर्जिया आराम से घर के अंदर घुस गई। फिर भी उसे बिल्कुल खामोश रहना पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और पूरी कोशिश करती रही कि कोई आवाज ना हो, जबकि और भी एंड्रॉइड्स घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। आखिरकार जॉर्जिया को एक कमरे में सैम मिल गया। उसके साथ एक और कैदी भी बंद था। मगर सैम की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि एंड्रॉइड्स ने उसकी टांगें तोड़ दी थी। जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद करने की कोशिश की, मगर तभी दूसरा कैदी भी उससे गुहार लगाने लगा कि उसे भी आजाद कर दे। अचानक उसी वक्त एक और एंड्रॉइड कमरे में आ गया। उसकी आवाज सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहां आ गए। अब एंड्रॉइड्स जॉर्जिया और सैम की तरफ बढ़ने लगे, मगर दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह घर से बाहर निकल जाएं। मगर एंड्रॉइड अब उन्हें पकड़ने ही वाले थे। सब कुछ खत्म होता लग रहा था कि तभी अचानक एक एंड्रॉइड को गोली लग गई। ये गोली आर्थर ने चलाई थी, जो जॉर्जिया को बचाने के लिए वापस आ गया था। कुछ ही सेकंडों में आर्थर ने अपने जबरदस्त निशाने से कई एंड्रॉइड्स को खत्म कर दिया। वो गोलियां चलाता रहा जब तक उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। अब सिर्फ एक रोबोट बाकी था। वो सीधा आर्थर की तरफ बढ़ा, मगर आर्थर उसके हमले से बच गया और अपने जबरदस्त लड़ने के तरीके से उसे भी खत्म कर दिया। अब यह जगह सुरक्षित हो चुकी थी, मगर तभी जॉर्जिया को महसूस हुआ कि बच्चा बाहर आने वाला है। बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए आर्थर ने जॉर्जिया को ट्रक में बैठाया, सैम को भी साथ लिया और तेजी से जंगल के रास्ते बॉस्टन की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ते में जॉर्जिया का दर्द और ज्यादा बढ़ गया और वो खुद ही बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, मगर इतनी तकलीफ और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह जब जॉर्जिया की आंख खुली तो वो एक अस्पताल में थी और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। नर्स ने उसे बताया कि अब वो बॉस्टन में है और आर्थर की मदद से वे लोग वक्त रहते यहां पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने तुरंत जॉर्जिया का सी सेक्शन करके बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी कर दी थी। फिर नर्स ने जॉर्जिया का बेटा उसकी गोद में दिया। पहली बार अपने बच्चे को देखकर जॉर्जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पास वाले बिस्तर पर सैम भी पड़ा था, जो अपने जख्मों से उभर रहा था। वहीं पर्दे के पीछे वाले बिस्तर पर आर्थर भी आराम कर रहा था। जॉर्जिया बेहद खुश थी कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो सैम के पास आई ताकि वो भी अपने बेटे को गोद में ले सके। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखा। मगर बदकिस्मती से सैम की हालत डॉक्टरों की सोच से ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टरों को मजबूरन उसकी टांगें काटनी पड़ी। इस वजह से सैम को अब लंबा समय लगेगा ठीक होने में। फिर कुछ देर बाद बेस के एक एजेंट ने जॉर्जिया से पूछताछ की ताकि पता लगाया जा सके कि वो बॉस्टन तक कैसे पहुंची। जॉर्जिया ने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताया। फिर एजेंट ने पूछा कि उसने सैम को एंड्रॉइड्स के चंगुल से कैसे बचाया। तब जॉर्जिया ने बताया कि वो आर्थर के बनाए हुए कैमोफ्लाज सूट को पहनकर अंदर गई थी। मगर एजेंट को यह बात काफी हैरान करने वाली लगी। उसने जॉर्जिया से कहा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये बात सुनकर जॉर्जिया ने तुरंत आर्थर से बात करने की सोची, जो अभी भी पर्दे के दूसरी तरफ बिस्तर पर सो रहा था। मगर जैसे ही एजेंट ने पर्दे के पीछे जाकर उससे बात करने की सोची, तो वो एक हैरान कर देने वाला मंजर देखकर वहीं रुक गया। असल में पर्दे के पीछे आर्थर नहीं, बल्कि एक नर्स की लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंडों बाद पूरे बेस में अलार्म बजने लगा। सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि एंड्रॉइड्स ने बेस पर हमला कर दिया है और वे अंदर घुस चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड्रॉइड्स ने बेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को भी बंद कर दिया था। सिर्फ वही एक ऐसा हथियार था जो एंड्रॉइड्स को रोक सकता था। अब पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई। जॉर्जिया ने सैम को बुलाने की कोशिश की, मगर सैम भारी दवाइयों की वजह से सो रहा था। जॉर्जिया खुद भी सर्जरी के दर्द से गुजर रही थी और आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार जॉर्जिया ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने अपने बच्चे फॉरेस्ट को उठाया और उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे से बांध लिया। फिर वो एक व्हीलचेयर पर बैठी और जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी।
इधर गोलीबारी के बीच में जॉर्जिया ने एक अंधेरा कॉरिडोर देखा जो जनरेटर की तरफ जा रहा था। उस कॉरिडोर में कई सैनिकों की लाशें पड़ी थी जिनको एंड्रॉइड्स ने मार दिया था। मगर इतनी तेज आवाजों की वजह से उसका बेटा उठकर रोने लगा। जॉर्जिया ने उसे शांत करने की कोशिश की और रास्ते में उसे एक सैनिक की रिवॉल्वर भी मिल गई, जिसे उसने तुरंत अपने पास रख लिया। आखिरकार वो जनरेटर कमरे तक पहुंच गई, मगर उसके रास्ते में एक बंद दरवाजा था जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मगर किस्मत से उसे एक सैनिक की लाश के पास दरवाजे की चाबी मिल गई। अब वो तुरंत उस चाबी से ताला खोलने लगी। मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, तभी पीछे से उसे आर्थर की आवाज सुनाई दी। अब जॉर्जिया ने बिना एक पल गवाए रिवॉल्वर सीधा उसकी तरफ तान दी। अगले दिन जॉर्जिया वापस अस्पताल गई और सैम के बिस्तर के पास बैठकर फॉरेस्ट को गोद में लिए हुए ही सो गई। जैसे ही सैम की आंख खुली, जॉर्जिया बहुत खुश हुई, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद उसका छोटा सा परिवार फिर से एक साथ था। और जैसा कि सैम ने पहले वादा किया था, जॉर्जिया ने पोलोरॉइड कैमरा निकाला और तीनों की एक परिवार की तरह तस्वीर ले ली।